नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको YDIC के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे और हमने शेप ऑफ फ्रिंजेस भी समझ लिया है। ओके, तो शेप ऑफ फ्रिंजेस जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं अपन। तो थ्री डायमेंशन में वो हाइपरबोलॉइड आते हैं विद फोकस S1 एंड S2 और स्क्रीन की ओरिएंटेशन के बेसिस पे फिर वो शेप डिटरमाइन होता है। तो हमको तीन ओरिएंटेशन बेसिकली ध्यान रखने हैं। एक ओरिएंटेशन क्या रहेगा? स्क्रीन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग स्लिट्स एंड दैट रेफरेंस परपेंडिकुलर लाइन, उसके परपेंडिकुलर स्क्रीन रखना है आपको। और वहां पे जो फ्रिंजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हाइपरबोलिक विथ सेंट्रल ब्राइट एट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी दोनों आप स्पेशल केसेस है वो आप देख सकते हैं। इज दैट ओके? नाउ अभी तक हम जो कैलकुलेशंस कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें हम एक ही वेवलेंथ यूज कर रहे थे। आप देख पा रहे थे कि कोई एक लाइट थी जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ थी। तो ऐसी लाइट को अपन क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी अपन बात करते हैं कि अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक ना रहा, मान लो आपने सिंपली कैंडल यूज कर लिया, कैंडल लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है, या फिर आपने सनलाइट यूज कर लिया विच एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और विजिबल की बात करें तो उसमें वायलेट से लेके रेड तक के कलर्स रहते हैं। तो चलिए हम वही यूज कर लेते हैं, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज ऑल्सो पॉलीक्रोमेटिक। अच्छा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब व्हाइट लाइट नहीं है। पॉलीक्रोमेटिक तो एक से ज्यादा वेवलेंथ रहेगी तो पॉलीक्रोमेटिक, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड भी क्या है? पॉलीक्रोमेटिक। बट व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो मैंने व्हाइट लाइट ले लिया और समझते हैं क्या होगा। तो सपोज अपने पास ये स्लिट्स है एंड हियर वी हैव द स्क्रीन। ठीक है, और सिमेट्रिकली आपका सोर्स रखा हुआ है। दिस इज द सोर्स, दिस इज S1 S2 एंड दिस इज a सोर्स ऑफ white light. Okay, maybe you can take the sunlight. So here this is the central bright. अब आप सोचिए कि जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर जो लाइट पहुंचेगी कितना पाथ डिफरेंस रखेगी? जीरो। कोई भी लाइट हो तो। और किसी भी जनरल पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कैसे लिखते हैं अपन? किसी भी जनरल पॉइंट पे, सो वी जस्ट टेक ए पॉइंट P, है ना? दोनों से लाइट जा रही होती है, P का कुछ ओरिएंटेशन रहेगा, हम उसे थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। So how do we write path difference in general? It is equal to d sin theta, है ना, assumption 1 के हिसाब से। अब तो आप लोग समझ ही गए कि ये assumption 1 2 कैसे चेक करना है। ठीक है, और डेल्टा x को अपन d tan थीटा लिख देते हैं अगर अपना assumption 2 भी ट्रू है। y लेस देन d और lambda लेस देन स्मॉल d। ओके, नाउ P पॉइंट, सबसे पहले सेंट्रल की बात कर लेता है। पॉइंट O, सेंटर ऑफ स्क्रीन, दैट इज O। डेल्टा एक्स इज जीरो। ओके, सिंपली यू कैन सी S1 से जो लाइट आ रही है O तक जो पाथ ट्रेवल कर रही है, S2 से भी उतने ही पाथ ट्रेवल करके ऊपर पहुंच रही है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है। अब ये ब्राइट है या डार्क है उसके लिए क्या चेक करते हैं अपन? मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमा कंडीशन की जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, where n can be 0 1 2 and so on। एंड मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? मिनिमा की कंडीशन होती है कि डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, वेयर n कैन गो फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने कंडीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा लिखी हुई है। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग आएगी क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। बट अगर n को जीरो ले लिया जाए तो लैम्डा कुछ भी बना रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो विल बी ए मैक्सिमा फॉर ऑल द वेवलेंथ्स। यस, दैट्स द की पॉइंट हियर। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है, ऑल वेवलेंथ्स, all wavelengths will have their maximas। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, इंटरफेरेंस की
प्राइमरी कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस की प्राइमरी कंडीशन कि सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर मैंने व्हाइट लाइट लिया हुआ है यहाँ पे तो रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, या रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो उसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि रेड कलर वायलेट के साथ इंटरफियर कर गया, हो ही नहीं सकता वो इंटरफेरेंस, वो सिर्फ सुपरपोजिशन हो सकता है, इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। प्राइमरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी सेम, सो कलर शुड बी सेम। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि रेड रेड इंटरफियर करेंगे, वायलेट वायलेट, ग्रीन ग्रीन मीन सेम वेवलेंथ इंटरफियर करेगी। अब रेड इधर से भी आ रहा है, रेड इधर से भी आ रहा है, तो भाई रेड यहाँ पे क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव, ग्रीन भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है तो व्हाइट दिख रहा है आपको। और सारे के सारे कलर पॉइंट ओ पे क्या कर रहे होंगे, इंटरफियर, यहाँ की लाइट और यहाँ की लाइट दोनों इंटरफियर कर रहे होंगे और सभी के मैक्सिमा बन रहे होंगे। तो बताओ भाई, वायलेट का भी मैक्सिमा है, इंडिगो का भी है, सारे सातों कलर टिल रेड they have their maxima here, then how the center point will look like? Will it be colorful or white? It will be white. Yes, so here center of screen all wavelengths have their maximas, so the central bright will be a white point. लिख लीजिए ये बात, so central bright will be white. Okay, central bright will be white. All right. अब बात आती है कि उसके बाद कलर्स दिखेंगे हमें या नहीं दिखेंगे। चलो सोचते हैं, फिर देखते हैं कि भाई सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा मुझे, किसका ब्राइट सबसे पहले दिखेगा। तो वो डिपेंड करेगा जिसकी सबसे छोटी फ्रिंज विड्थ होगी। यहां तो सबका ब्राइट हो गया, दिस इज द ब्राइट फॉर ऑल, है ना, दिस इज B0 सेंट्रल ब्राइट। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा D/D, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा D/D। अब D/D तो सबके लिए सेम है गिवन सेटअप में, तो भाई फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, सिंपली लैम्डा पे। तो आप क्या लिख देंगे, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो आप बोलेंगे कि बीटा फॉर वायलेट कलर will be the least and beta for red color will be the greatest. So what you will have, so you will have the first color, सेंटर से जो सबसे पहला आपको कलर दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, सबसे छोटी फ्रिंज विड्थ किसकी आएगी, वायलेट कलर की। ठीक है, तो वही सबसे छोटी फ्रिंज विड्थ आ गई आपकी वायलेट कलर की, दिस इज द ब्राइट करस्पॉन्डिंग टू वायलेट। देन यू विल हैव अगला जो कलर रहेगा आपका, चलो बीच में ग्रीन दिखा देता है, मेरे पास ग्रीन अवेलेबल है, सो ग्रीन विल बी समवेयर हियर, दिस विल बी द फर्स्ट ब्राइट ऑफ वायलेट, हियर विल बी द फर्स्ट ब्राइट ऑफ ग्रीन, ओके, एंड देन यू विल हैव द फर्स्ट ब्राइट फॉर रेड। यस, वेल अब भाई डार्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा। नाउ डार्क दिखेगा या नहीं दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसी लोकेशन जहां पे एक कलर क्या कर रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हो सकता है वहां कोई दूसरा कलर क्या कर रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो देयर मे बी ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो डार्क। अब उसके लिए मुझे एक्चुअल वेवलेंथ्स की नंबर्स लेके फिर देखना पड़ेगा कि कहां पे किसका मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। तो थ्योरेटिकली बात करूं मैं, एक ब्रॉड वे में अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि जब हम व्हाइट लाइट के साथ YDAC करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट मिलेगी और उसके ऊपर जो आपको कलर दिखेगा, सबसे नियरेस्ट कलर जो दिखेगा वो वायलेट दिखेगा और सबसे दूर जो दिखेगा रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिंज आएगी इट विल बी ए कलरफुल फ्रिंज कंप्लीट। उसके बाद वापस से सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से जाएंगे आगे, और सेंटर से बहुत दूर निकल जाओगे तो वापस कलर्स इतने स्प्रेड हो जाएंगे, दे विल इंटरमिक्स, और वापस से आपको ऑलमोस्ट क्या दिखेगा वहां पे, व्हाइट। तो कलर्स आप कहां देखेंगे, नियर सेंट्रल ब्राइट, आपको शार्प कलर्स दिखेंगे। तो ये इसकी थ्योरी है। ओके, अब इसका यूज क्या है, एक्सपेरिमेंट अगर मुझे करना है तो व्हाइट लाइट से करने का क्या फायदा है। तो बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जियोमेट्रिकली सेंटर ऑफ स्क्रीन फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो आपको ढेर सारी फ्रिंजेस दिखेंगे, स्ट्रिप्स दिखेंगे। अब उन स्ट्रिप में सेंट्रल ब्राइट कौन सा है ये ढूंढना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप बोलेंगे मैं तो ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट से इधर, तो पहली बात तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट ढूंढना, दूसरी बात परपेंडिकुलर मेंटेन करके स्क्रीन तक आना, और फ्रिंजेस का आप समझ रहे हैं साइज कितना है, मिलीमीटर्स में। थोड़ा भी आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया लाइन, तो आप किसी दूसरी फ्रिंज को सेंट्रल ब्राइट मान लेंगे। तो आपको अगर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना है और अपनी जो कैलकुलेशन हमने की है उसे वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल ब्राइट एग्जैक्टली पता होना चाहिए हर वाईडीएसई में। तो व्हाइट लाइट को यूज करके क्या आप सेंट्रल ब्राइट मार्क कर सकते हैं स्क्रीन पे? यस। आप वाईडीएसई सेटअप बनाइए, सोर्स एक बार व्हाइट लाइट का रख लीजिए, आपको कलरफुल कलरफुल दिखेगा, बीच में क्या दिखेगी? व्हाइट स्ट्रिप। वही व्हाइट स्ट्रिप क्या है आपका? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मार्क कर दीजिए उसे। उसके बाद व्हाइट लाइट हटा के मोनोक्रोमेटिक लाइट रख दीजिए सिंगल वेवलेंथ वाली, तो उसकी जो फ्रिंज उस आपके मार्किंग पे आ रही है वो आपकी कौन सी फ्रिंज होगी? सेंट्रल ब्राइट। वहीं से सारी डिस्टेंसेस ले लीजिए एंड यू कैन वेरीफाई योर कैलकुलेशन। तो लेबोरेटरी में सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि कंडक्ट वाईडीएसई, तो व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल कंडक्ट इट विद white light to locate the central brights. You can write this line here. This YDAC with white light, YDAC with white light is used to locate central maxima in laboratory. Central maxima in laboratory. Okay. चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी अपन इस पे। देखिए क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस होते थे। देखिए व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन वाईडीएसई, व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन वाईडीएसई विथ कैपिटल डी इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल डी इक्वल टू 1 मीटर, स्मॉल डी इक्वल टू 0.9 mm, 0.9 मिलीमीटर। ओके, नाउ फुल स्टॉप। आगे लिखिए द लाइन रीचिंग द स्क्रीन, द लाइन रीचिंग द स्क्रीन एट पोजिशन, लाइन की जगह लाइट लिख लीजिए, द लाइट रीचिंग द स्क्रीन एट पोजिशन 1 millimeter above the central maxima, 1 millimeter above the central maxima is allowed to pass through a prism, to pass through a prism, and the spectrum is observed, spectrum is observed. Find missing lines in visible spectrum, missing lines in visible spectrum. तो क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन बोल रही कि एक वाईडीएसई सेटअप है, ओके, एंड इन दिस we are using white light and सेंट्रल ब्राइट से 1 मिलीमीटर ऊपर, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट से 1 मिलीमीटर ऊपर, मान लीजिए यहां पे दिस इज 1 मिलीमीटर, छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, और यहां से जो लाइट आ रही है, यहां से जो लाइट आपको बाहर मिलेगी इस होल में से, इसे एक प्रिज्म से पास कराया, तो भाई यहाँ पे कुछ कलर्स मिलेंगे आपको, है ना, जो भी कलर्स मिले। तो पूछ रहा है ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें विजिबल के कौन कौन से कलर मिसिंग होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी कलर आ रहे होंगे, सातों कलर आने चाहिए आइडियली, पर 7 आ रहे होंगे कि नहीं, तो इधर कौन कौन मिसिंग होगा? तो कौन कौन मिसिंग होगा? जो इधर नहीं होगा, ये जो लाइट आ रही है वो जो जिन जिन का मिक्सचर होगा वो तो दिख ही जाएंगे ना यहाँ पे स्पेक्ट्रम में। तो यहां जो एब्सेंट होगा 1 मिलीमीटर पे वो नहीं दिखेगा, और एब्सेंट कौन होगा? जो इस 1 मिलीमीटर की लोकेशन पे क्या कर रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसने यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 0, तो वो दिखेगी नहीं। आप क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुद्दा सिंपल सा क्या हो गया, वो ये पूछना चाहता है कि विजिबल लाइट की कौन कौन सी वेवलेंथ इस लोकेशन पर
क्या कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। तो आपको ये दे दिया गया है यहाँ पे डी कितना दिया है 1 मीटर, स्मॉल डी कितना दिया, स्मॉल डी 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, ओके, सो दिस इज द लोकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा। तो देखो अजम्पशंस चेक करो भाई, कैपिटल डी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी वेरीफाइड। अच्छा, y 1 millimeter है, so y is much less than capital D verified. So both assumptions are okay. So we will write delta x at that location as d tan theta, which can be written as d y by capital D. And मुझे क्या चाहिए, I want destructive interference at this point. So call this point to be P. So we want destructive interference at point P। ठीक है भाई, तो पॉइंट P पे मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। तो कैसे मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट P पे, जब आपका डेल्टा x किसके इक्वल हो जाए, 2n माइनस 1/2 इंटू लेमडा के इक्वल हो जाए। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डेल्टा x किसके इक्वल है, dy बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1/2 इंटू लेमडा। अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, मुझे d पता है, y पता है, d पता है, लेमडा ही तो निकालना है। यस, तो लेमडा कैसे लिखोगे आप, सो लेमडा विल बी इक्वल टू 2/2n माइनस 1 इंटू dy बाय डी। तो चलो फाइंड करते हैं नंबर कितना निकलता है, फिर देखते हैं वेवलेंथ कौन कौन सी आती हैं, और फिर हम उसमें से अपन विजिबल की वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1। एक बार चेक कर लेता हूं मैंने y सही लिया है ना, हाँ 1 मिलीमीटर ही है। तो देखिए भाई ये क्या मिलता है आपको, लैम्डा आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, सो आई गेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 मीटर्स। ठीक है, तो इसे नैनोमीटर में लिख ले, तो नैनोमीटर में क्या आ रहा है अपने पास आंसर, तो इसे 10 टू द पावर 9 यानी 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर। ठीक है, अब लैम्डा को पुट कर, अब n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, तो कौन कौन से लैम्डा आते हैं, n को 1 पुट किया तो 1800 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल में आएगा, तो आपको ये रफ एक रेंज याद रखनी है विजिबल की, कि 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ये आप एक रफ नंबर याद रखेंगे, वॉयलेट टू रेड। हाँ, डिफरेंट बुक्स थोड़ा बहुत 20 नैनोमीटर के आसपास डिफरेंट भी दिखा सकती है, 360 760, बट इट्स ओके। सो दूसरा क्या लिखेंगे अपन, इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800 बाई 3 यानी कितना आ जाएगा 600, फिर 1800 बाई 5, तो 1800 बाई 5 कितना बनेगा भाई, 100 बाई 5 20 बनेगा, तो ये बनेगा 360। अब और छोटे तो लिखने का कोई सेंस नहीं है ना, अपन क्रॉस कर चुके हैं विजिबल, तो वही ये मिसिंग है, दिस इज अ मिसिंग, ये मेरा आंसर है। 600 नैनोमीटर जिस कलर के करस्पॉन्डिंग आता होगा वो कलर मुझे मेरे स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगा, बाकी कलर्स मुझे स्पेक्ट्रम में दिख जाएंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि कोई ज्यादा ब्राइट दिखे, कोई कम ब्राइट दिखे, क्योंकि 1 mm लोकेशन पे अलग अलग कलर्स की इंटेंसिटी क्या आएगी, अलग अलग, बिकॉज एट दिस लोकेशन डिफरेंट कलर विल हैव डिफरेंट फेज डिफरेंसेस। और आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, I equals to I naught 4I naught cos square delta phi by 2. Okay, well, so I hope you understood this question, how we solved. Let's move to the next one based on this same idea. लिखिए, a beam of light consisting of wavelengths 6000 angstrom
consisting of wavelengths 6000 angstrom and 4500 angstrom. 4500 angstrom is used in a YDSE with capital D equal to 1 meter, with capital D equal to 1 meter, small d equal to 1 mm, 1 millimeter, full stop. Find the least distance from the central maxima where bright fringes due to the wavelengths coincides. अच्छा, तो क्या ये भी YDAC विथ पॉलीक्रोमेटिक हो गया? पॉलीक्रोमेटिक के लिए एक से ज्यादा चाहिए, तो इसमें 2 वेवलेंथ है, हो गया पॉलीक्रोमेटिक। सॉल्व करो इसे, बहुत टफ नहीं है। तो आपको डिस्टेंस चाहिए सेंट्रल ब्राइट से, जहां पे दोनों फ्रिंजेस क्या कर रही हो, उनके ब्राइट कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सोचो। ओके, सो क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है दोनों वेवलेंथ्स 6000 और 4500। एक है अपने पास 6000 एंगस्ट्रॉम और दूसरी है 4500 एंगस्ट्रॉम। साथ में कैपिटल डी दिया है 1 मीटर, स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब कोई भी YDSE का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो बिंदास एक छोटा सा डायग्राम बना लो, या S1 S2, ये आपका सेंट्रल ब्राइट। अब मान लो ये वो लोकेशन है जहां पे दोनों को ब्राइट कोइंसाइड कर रहा है। इस डिस्टेंस को आप y मान लो, ये आपके लिए कैपिटल D। ठीक है, तो सोचने वाली बात क्या है फिर? सोचने वाली बात ये है कि दोनों की वेवलेंथ तो अलग अलग है ना, तो दोनों की फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? अलग अलग होगी, लैम्डा d बाई डी। तो दोनों के अलग अलग ऑर्डर के ब्राइट को इंसाइड कर सकते हैं भाई, समझ रहे हो? एक की फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है, दूसरे की फ्रिंज विड्थ बीटा 2 है, यहां दोनों का कुछ ब्राइट बन रहा है, तो क्या सेम n की वैल्यू के लिए ब्राइट बनेगा? क्या सेम ऑर्डर ब्राइट बनेगा? नहीं, क्योंकि बीटा अलग अलग है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? लेट n1 order maxima for lambda 1 and n2th order maxima for lambda 2 coincides at p। तो क्या लिखोगे कि ये जो y है, इट मस्ट बी इक्वल टू n1 बीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू n2 बीटा 2, सेम लोकेशन है ना। तो बीटा 1 कैसे निकालोगे? लैम्डा 1 d बाई डी, सो इट विल बी n1 लैम्डा 1 d बाई डी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई डी। ठीक है, दोनों अजम्पशन तो आप लोग देख ही सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखेंगे n1 n2 की वैल्यू 100 थाउजेंड्स में नहीं आनी चाहिए, है ना। तो लैम्डा बहुत छोटा है भाई, 1 मिलीमीटर से। सो वी आर गुड टू यूज दिस रिलेशंस हियर। अब क्या करोगे? यहां से डी डी तो कैंसिल ही हो जाता है, तो आपको एक n1 बाय n2 का वैल्यू मिल जाता है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, जो कि कितना आता है? 4500 डिवाइडेड बाई 6000, which on solving will give you 3 by 4. So you got this, n1 by n2 is equal to 3 by 4. Yes,
इसका मतलब क्या निकला? द लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 n2 क्या निकाल सकते हो आप? n1 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 4। उससे नेक्स्ट हाईएस्ट क्या निकाल सकते हो? 6 एंड 8। उससे नेक्स्ट हाईएस्ट क्या निकाल सकते हो? 9 एंड 12। Yes or no? So what it says कि n1 take these values. n1 can be 3, it can be 6, it can be 9, it can be 12. आप समझ रहे हैं? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 4, 5, 6 इस टाइप से। तीन का पहाड़ा लिख दो आप, तो n2 ये कितना आ जाएगा? 4, 8, 12, ऐसे ही 16, इस तरीके से। तो क्या बता रहा है कि लैम्डा वन का तीसरा मैक्सिमा, लैम्डा टू का चौथा मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, लैम्डा वन का छठवां मैक्सिमा, लैम्डा टू का आठवां मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, लैम्डा वन का नौवां, लैम्डा टू का 12वां कोइंसाइड करेगा, लाइक दैट। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे कि सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, तो लोएस्ट ऑर्डर ही कोइंसाइड करा दो। तो कौन कौन कोइंसाइड कर रहा है? तीसरा और चौथा, लोएस्ट ऑर्डर के लिए। अब आपको तो y चाहिए ना, तो वही हो गया सॉल्व। यहां से निकाल लो, आपको डिस्टेंस y चाहिए, तो या तो यहाँ पे 3 रख दो, बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4 रख दो, बीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। किसी भी एक से निकाल लो, तो अपना आंसर फाइनली आ जाता है y इज इक्वल टू, मैं n1 बीटा 1 से निकाल दे रहा हूँ, आप n2 बीटा 2 से निकालेंगे तो भी सेम टू सेम ही आएगा, वहीं से तो सॉल्व हुआ है। सो y इज इक्वल टू n1 की वैल्यू मैंने स्मॉल s3 पिक कर ली, इंटू लैम्डा 1 d बाई डी। चलो भाई पुट कर लो वैल्यूज। 3 लैम्डा 1 कितना है अपने पास? 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, d इज 1 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं अपन हर बार, है ना? स्मॉल डी 1 mm। तो देखो भाई, 3 और 10 कितनी बार गया? 7 बार। 7 में से 3 और चला गया तो कितना बच गया? 4। तो ये आ गई 10 टू दी पावर माइनस 4, और मल्टीप्लाई करो तो 6 और 3 18 हो गया। तो अपने पास आ गया 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 1.8 मिलीमीटर। सो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस at which the bright of both of these wavelengths will coincide is 1.8 mm. Next highest you can find out. तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन YDIC विद पॉलीक्रोमेटिक लाइट। हाँ, बाकी कहानियां वो आपके रे ऑप्टिक्स के साथ लिंक करके कुछ और भी पूछ सकता है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है? नहीं होता है तो अपन क्वेश्चंस डिस्कशन में कंसीडर करेंगे। सो ये एक मैसेज यहाँ पे क्लियर ही है अपन को डील कैसे करना है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वेरिएशंस और डिस्कस करते हैं YDIC के। जैसे कि अगर एक स्लिट के सामने, ये दोनों स्लिट्स हैं, है ना? इनमें से किसी एक स्लिट के सामने मैंने कुछ स्लैब रख दिया, तो वो स्लैब का अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उस वजह से फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज आएगा। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? वेरिएशंस विद द स्टैंडर्ड YDSE, ठीक है, जो एडवांस अक्सर पूछा करता है। ऑलराइट, सो लेट अस सी। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जियोमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ का। तो आप हेडिंग बना लो, जियोमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ? सी, पहले ज्योमेट्रिकल पाथ की बात करता है। तो ये सिंपल लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए मीडियम, एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ। सपोज ये कोई भी मीडियम है, मान लीजिए यहाँ ये मीडियम है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और उस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक गिवन मीडियम में, एक गिवन यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, है ना? सो ए से बी जा रही है, तो ए से बी की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वही आपकी ज्योमेट्रिकल पाथ कहलाएगी लाइट का। सिंपल सा डम है, कुछ नहीं है, ठीक है? चलो इसके बारे में लिख लो फटाफट। इट इज एक्चुअल डिस्टेंस
traveled by light, traveled by light in a medium. ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टर्म होता है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, अब ये क्या है जरा समझते हैं। ये मान लो कि हम मीडियम की एल लेंथ को वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मान लो ए से बी ट्रेवल करने में लाइट ने कुछ फेज चेंज किया होगा। लाइट इज ए वेव, कुछ फेज चेंज किया होगा। तो फेज चेंज कैसे लिखते हैं अपन? डेल्टा फा। तो मैं यहां पूरा ही लिख दे रहा हूं, फेज चेंज, ठीक है, ऑफ लाइट as it travels L length in a medium, refractive index mu। तो फेज चेंज मतलब इन दोनों की फेज में डिफरेंस। आपको पता है वेव जैसे जैसे आगे जाती है एक टाइम पीरियड में 2 पाई का फेज चेंज कर लेती है, आप सबको पता ही है। तो किसी भी एल लेंथ में कितना फेज चेंज करेगी? वही 2 पाई बाय लैम्डा, हर लैम्डा में 2 पाई का कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? फेज चेंज इट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। बट लैम्डा किस में आएगा? मीडियम में, क्योंकि भाई ये मीडियम में जो वेव लेंथ होगी वही आएगी ना। इनटू मीडियम में लेंथ कितनी ट्रेवल कर रही है? एल। तो ये मुद्दा तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको वेव चैप्टर में सिखाया था, है ना। क्वेश्चंस भी किए थे हमने वेव में कि एक सिंपल वेव दिया हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस में कितना फेज चेंज हो जाएगा इसका। फिर हमने टाइम में भी सॉल्व किया था कि 2 सेकंड में कितना फेज चेंज हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज दैट टर्म, ओके। एंड दिस इज बेसिकली के एक्स, यू रिमेंबर के एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। सो ऑलराइट, so this is the phase change by this light in traveling how much length? L length. So L is your geometrical length in this medium. अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर लाइट को इतना ही फेज चेंज कहां करना हो वैक्यूम में, तो उसे कितनी लंबाई ट्रैवल करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये मार्कर अगर मैं अमेरिका में खरीदूं, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदूं, तो मुझे, मैं इंडियन करेंसी लेके गया हूं, ठीक है, वहां पे मैंने कन्वर्ट करवाई है, कुछ डॉलर्स मिल गए मेरे को, और मैं ये पेन खरीदा, तो मैंने कुछ पे किया, ठीक है। फिर मैंने यही मार्कर इंडिया में खरीदा, मैंने कुछ पे किया। तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि हमारी इंडियन करेंसी और वहां की जो करेंसी है वो उस मार्कर की परचेजिंग में कितना डिफरेंस है, या इक्विवेलेंस फाइंड कर सकता हूं मैं कि नहीं? क्योंकि मार्कर मैंने कॉमन रखा हुआ है, तो मैं इससे पता कर सकता हूं कि डॉलर और इंडियन रुपी में मार्केट वैल्यू का क्या फर्क है। सही बात, बिल्कुल ऐसा ही हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि भाई हम फेज चेंज लाइट को क्या कराना चाहते हैं? सेम टू सेम। मीडियम में कराने के लिए एल लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वैक्यूम में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? हियर इट इज वैक्यूम, ओके, वैक्यूम। सो वैक्यूम में इट हैज टू ट्रेवल सम डिफरेंट लेंथ, आई डोंट नो, सो आई मे राइट इट एज LO, O फॉर ऑप्टिकल, okay. So let us consider LO, this much length it has to travel in order to incur certain phase difference. You can call this as PQ, these points. So I'm going to write the phase change of light as it travels how much? Length LO in vacuum, कितना होगा? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, तो अपन लिखेंगे डेल्टा फाई इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इन वैक्यूम इनटू LO। अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो क्या करूंगा मैं? फेज चेंज सेम करा दूंगा। मतलब अगर मुझे इंडियन करेंसी और US डॉलर कंपेयर करना है तो सामान तो एक ही वाला खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इंडिया में कार खरीद लिया और वहां मार्कर खरीद लिया, फिर सोच रहे कि एक करेंसी का कंपैरिजन, तो गलत कंक्लूजन पे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करा देंगे? सेम फेज चेंज। फिर देखते हैं।
तो सेम फेज चेंज करा देते हैं। सो यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो अब मैं डेल्टा फाई मीडियम इज इक्वल टू डेल्टा फाई वैक्यूम करा देता हूं। तो मुझे क्या मिल जा रहा है, 2 पाई/लैम्डा मीडियम इंटू एल इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा वैक्यूम, सेम लाइट है ना, इंटू एलओ। सो 2 पाई anyway कैंसिल हो जाता है। सो LO comes out to be lambda vacuum divided by lambda medium into L। अब ये तो आपको याद होगा भाई कि lambda vacuum divided by lambda medium is nothing but refractive index। कोई किसी भी मीडियम में वेवलेंथ कैसे लिखते हो आप, वैक्यूम की वेवलेंथ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद होगा ना ये तो क्या आ गया ये टर्म फिर आपके पास, you know as lambda medium is given by lambda vacuum divided by refractive index of medium, mu of medium. So you get LO is equal to mu times L. So remember this. So here LO is called optical path, and L is called geometrical path। और वैक्यूम में ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ इक्वल आएंगे। अब किसी भी मीडियम के लिए निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिख ले अपन, लिख लेते हैं, चलो लिख लीजिए। द पाथ लेंथ विच लाइट रिक्वायर्स or which light needs to travel in vacuum in order to have same phase change as it has when it is traveling a path length in the medium, a path length ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल पाथ in the medium, comma is called optical path, तो एकदम सरल शब्दों में बोलूं मैं तो क्या बोलोगे आप कि अगर L मीटर ज्योमेट्रिकल पाथ है, मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ कितना आएगा, म्यू इंटू एल, प्लेन एंड सिंपल। ओके, अब ऐसा है क्यों भाई, ऐसा हो क्यों रहा है, म्यू तो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है भाई कि जितना टाइम लाइट ए से बी चलने में लगा रही है उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में म्यू एल चल लेगी। सही बात है ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितना टाइम लिया होगा इसने एल लेंथ ट्रेवल करने में, तो क्या लिखोगे, एल डिवाइडेड बाई वी। तो वहां कितना टाइम लेगा, उसी टाइम में कितनी डिस्टेंस चल लेगा, सी इंटू एल बाई वी, एंड व्हाट इज सी बाई वी, इज म्यू। सही बात। सो इट्स लाइक दैट कि यहां स्लो चल रही है लाइट, है ना, वहां लाइट फास्ट चल रही है, तो उसी समय में वो ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर लेगी। और आपको पता है फेज टाइम के साथ चेंज होती है। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। सो रिमेंबर ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए, लिखिए, a box of length 3 meters contains 100 wavelengths of light, then how many wavelengths will be contained in the same length
same length in vacuum, given refractive index of box is 1.5. बिल्कुल सोचो, तो 3 मीटर में बोल रहा है भाई कितनी वेवलेंथ कंटेन कर रहा है, 100 है ना। तो अब पूछ रहा है वो कि उसी 3 मीटर लंबाई में वैक्यूम में कितनी वेवलेंथ कंटेन कर लेगा। कैसे करेंगे? वैक्यूम में क्या हो जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो आपको याद होगा वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। सो वेवलेंथ इन वैक्यूम विल बी म्यू टाइम्स वेवलेंथ इन मीडियम। तो जितनी वेवलेंथ आपकी मीडियम में है लाइट की, उससे ज्यादा वेवलेंथ उसकी कहां होगी, वैक्यूम में। सही बात है। तो मीडियम में अगर 100 कंटेन कर रहा है तो वैक्यूम में 100 से ज्यादा ही करेगा, क्योंकि 100 से कम करेगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है। देखो आपने मान लिया ये बॉक्स जिसकी लंबाई है 3 मीटर, ठीक है, और यहां पे मीडियम में उसकी वेवलेंथ है लैम्डा मीडियम, और इस तरीके से लाइट है, ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो आप। तो और मान लीजिए यहाँ पे कुछ n1 नंबर ऑफ वेवलेंथ से कंटेन कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, n1 इंटू लैम्डा एम इज इक्वल टू 3। और यही 3 मीटर आप किधर लेके चले जा, वैक्यूम में, 3 मीटर इन वैक्यूम। तो लैम्डा इन वैक्यूम को मैं लैम्डा ही मान लेता हूं। तो यहां पे आपकी वेवलेंथ रिलेटिवली बढ़ जाएगी, तो मान लीजिए n2 कंटेन कर रहा है, तो अब आप क्या लिखोगे, n2 इंटू लैम्डा इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन 2। तो सिंपल टू से आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, n1 इंटू lambda medium is equal to n2 into lambda vacuum. I'm asking n2, so you'll write n1 lambda medium by lambda vacuum, और आपको पता है lambda medium is lambda vacuum by mu, so n2 will be equal to n1 by mu. So n1 is how much, 100 divided by 1.5, 3 by 2, so it is 200 by 3 answer. ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे बाय कंपेयरिंग ए मीडियम टू द वैक्यूम। ऑलराइट, अब हमने इसे यहाँ क्यों पढ़ा है वो अपन समझ लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब, introduction of thin transparent slab ठीक है, in front of slits। ओके चलिए देखते हैं। अच्छा, एक फैक्ट मुझे पॉइंट मुझे याद आ रहा है, फिर भूल जाऊंगा, इसे पेज के ऊपर लिख लो कि इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्लिट is proportional to width of the slit। तो कभी कभी क्या करता है ना, वो दे देगा आपको कि भाई एक स्लिट की विड्थ W1 है, दूसरी स्लिट की विड्थ ट्वाइस ऑफ W1 है, तो आप मान लो अगर एक की इंटेंसिटी I1 है तो दूसरे की 2I1 है, ठीक है, काम आ जाएगा। खैर अपन वापस लौट आते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि भाई फ्रिंजेस की शिफ्टिंग या फ्रिंज विड्थ में क्या परिवर्तन आएगा अगर हमने स्लिट के सामने कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बी हियर एंड सी।
सो दिस इज S1 S2, ठीक है, और वो आपका सेंट्रल ब्राइट है। अब हमने यहां पे एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लैब की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स ए थिन स्लैब, पर जो भी है। तो इसकी जो थिकनेस है वो है T, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इज म्यू, ओके। एंड यहाँ पे सिंपल एयर है, वैक्यूम है, कुछ भी मान सकते हैं, एयर या वैक्यूम दोनों एक ही बात है। अब हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन हियर। सो द थिंग इज, कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे यहाँ पे, कंसीडर एनी पॉइंट से P, और उस P पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी, और सोर्स यहाँ पे सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सोर्स इज कैप्ट हियर, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पता करना है कि P पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, बिल्कुल बिगिनिंग वाली बात कर रहे हैं। और आपको दिया गया है वेवलेंथ, वी आर स्टिल विद द मोनोक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक रहा तो कुछ चेंज आएगा क्या? पॉलीक्रोमेटिक में भी तो अपन इंटरफेरेंस तो सिंगल वेवलेंथ का ही लेते हैं, है ना। तो वी सपोज लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड हियर इन एयर। कुछ ना दिया जाए ना, क्वेश्चन में से बोलता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, तो डिफॉल्ट किस में रहती है, एयर या फिर वैक्यूम में। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे, वहां पे डिफॉल्ट मीडियम क्या था, एयर या वैक्यूम। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो कलर लाइट यूज हो रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एयर या वैक्यूम में, और हम पता करना चाहते हैं कि P पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। और पाथ डिफरेंस हमेशा कहां से फाइंड करना चाहिए, हमेशा सोर्स से फाइंड करना चाहिए। नाउ यू मे क्वेश्चन कि अब तक तो यहां से कर रहे थे, नहीं, तब भी हम यहीं से कर रहे थे। SS1 और SS2 लेंथ क्या थी, इक्वल थी, तो वो कोई भी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करा रही थी और अब भी नहीं करा रही है, ओके। बट इन जनरल कहां से करना चाहिए आपको, सोर्स से, स्टार्टिंग। यहां से लाइट जा रही है, P तक पहुंच रही है, यहां से जा रही है, फिर कहां तक पहुंच रही है, P तक पहुंच रही है, यस। सो लेट अस राइट द पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा एक्स, अब मैं जनरल आपको बता रहा हूं, ये आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएशन कर दिया जाए इसमें, पर this idea is still valid, okay। So delta x, path difference at P, at any point P on the screen. So how will you write this path difference? You will write delta x is equal to, starting from S1 plus S1P, ठीक है, माइनस S2P का मॉड। मैं मॉड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन P, नीचे ले रहे हो ऊपर ले रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी कहां से स्टार्ट ही होगा, S से, सो SS2 प्लस S2P। ऐसे भी लिख सकते थे SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, और एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो पाथ डिफरेंस आप ले रहे हो, ये कौन सा पाथ डिफरेंस लेना है, ऑप्टिकल। व्हाई आई एम राइटिंग ऑप्टिकल, देखो यहां पे स्लैब है, अब इसका ये छोड़ दो कि एंगल पे जो लेंथ ट्रेवल हो रही है, स्लैब के अंदर जो लेंथ ट्रेवल हो रही है, इट विल बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम T, बट ये इतना नैरो है कि अपन ऐसे क्या ही मान सकता है कि लाइट जो स्लैब के अंदर ट्रेवल कर रही है वो कितना ट्रेवल कर रही है, T। इट्स अ नैरो स्लैब गिवन टू यू। अच्छा नैरो नहीं रहा, ये माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यू विल हैव द वेज टू कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ। सपोज मैं बोल दूं कि ये स्लैब ऑल द वे स्ट्रेचिंग टिल द स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मेरे पास अवेलेबल है, पॉइंट की लोकेशन अवेलेबल रहेगी, आपको एंगल वगैरह निकालना पड़ेगा और ज्योमेट्री से वो लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, किया जाएगा। पर फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं आपके, कि जो स्लैब है वो क्या है, थिन स्लैब है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये कितनी है, T मान सकता है।
ये टी कहां ट्रेवल हुई है, वैक्यूम में या फिर मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर। तो इसमें कुछ अलग ही फेस डिफरेंस आया होगा ना। हाँ हाँ, क्या इसे भी आप वैक्यूम की टी लेंथ ही बोलोगे, क्योंकि आप बाकी सारी लेंथ तो वैक्यूम की लिख रहे हो ना, तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वैक्यूम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप मान लो एक व्यापारी है और आपका कोई प्रोडक्ट आप अमेरिका में बेचते हैं, तो वहां से आप जो पैसे लेंगे तो आप पूरा ध्यान रखेंगे ना कि डॉलर है, फिर इंडिया में वो किस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, आप रेट उसी हिसाब से रखेंगे ना अपने प्रोडक्ट की, है ना। जैसे मान लो आप कार मैन्युफैक्चरर है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर, मान लो टाटा बेच रहा है अपना प्रोडक्ट अमेरिका में, तो क्या टाटा यहाँ पे सपोज एक गाड़ी बेच रहा है 12 लाख रुपए की, तो क्या 12 लाख डॉलर रख लेगा वहां पे वो, नहीं ना, उसको कन्वर्ट करके बेचना पड़ेगा। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो सेम हियर, क्या मैं यहाँ पे लाइट की लेंथ को टी ही मान लू, जी नहीं, क्योंकि बाकी सारी लेंथ में किस में लिखने वाला हूँ, वैक्यूम में। वेवलेंथ भी किस में यूज कर रहा हूँ, वैक्यूम में, तो मुझे ये लेंथ भी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वैक्यूम में। और यहाँ किसका यूज आएगा, ऑप्टिकल पाथ का। तो हमने क्या पढ़ा है कि एल लेंथ ऑफ ए मीडियम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच लेंथ इन द वैक्यूम, म्यू एल लेंथ इन द वैक्यूम। ओके, आप बस ये बात ध्यान रखेंगे ना, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे कि आप जो लेंस लिखने वाले हैं वो कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिकल। ठीक है। अब यू मे थिंक, अब कोई मीडियम है ही नहीं, सपोज एयर ही एयर है हर जगह, जो स्टैंडर्ड वाईडीएसी था उसमें ये गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। आप ऑप्टिकल लिखिए, वहां म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, तो ज्योमेट्रिकल लेंस ही आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी वेरिएशन हो, दिस इज द वे वी विल डील इन आगे आने वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वेरिएशंस में। तो ये जनरल हो गया, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो इस टाइप से, इसे ऐसे लिख सकते हो आप SS1 माइनस SS2 ऑप्टिकल माइनस S1P माइनस सॉरी प्लस S1P माइनस S2P ऑप्टिकल। दिस इज योर डेल्टा एक्स बिफोर स्लिट्स, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल बिफोर स्लिट्स, है ना, प्लस दिस इज डेल्टा एक्स ऑप्टिकल आफ्टर स्लिट्स मॉड। ये डेल्टा एक्स प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर माइनस अवॉइड ही करिए, बड़ा माइनस छोटा ही लिखिए हमेशा। दिस इज योर डेल्टा एक्स एट एनी पॉइंट पी। सो भाई आप अगर ऐसे याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वाईडीआईसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो इतना तो अपने को समझ गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डील करने का मतलब क्या है, कि हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं और पाथ डिफरेंस को या तो एन लैम्डा या फिर 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर रहे हैं। वहां से मेरे को लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड लोकेशन ऑफ मिनिमा मिल रहा है, बाकी कहानी आगे आप समझ ही पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैंने बात यहाँ लिखी हुई है उसका इससे सीधा संबंध नहीं है, ये मैं आपको जनरल पाथ डिफरेंस लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आप कहां भी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड वाईडीएसी में जो इससे पहले हमने किया है उसमें क्या हो जाएगा, बिफोर स्लिट ये वाला पार्ट 0 ही आ जाएगा, और ये आफ्टर स्लिट में ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल ही आ जाएगा, क्योंकि वहां कोई मीडियम आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, perfect. So now I'm going to remove this part and solve for this situation given here. चलिए इसे मिटा देता है। चलो सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे। So help me. I'm writing delta x at p. Delta x at p. So delta x is equal to डेल्टा एक्स, ओ लगा दिया करूंगा, ओ मतलब ऑप्टिकल हो गया, ठीक है। बिफोर स्लिट्स, बिफोर स्लिट्स प्लस डेल्टा एक्स ऑप्टिकल आफ्टर स्लिट्स। अब फिलहाल ये तो 0 है, SS1 SS2 इक्वल है 0 है, ये है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑप्टिकल आफ्टर स्लिट्स। अब आफ्टर स्लिट्स में कैसे फाइंड करें भाई, देखो जरा, S2P माइनस S1P लिख ले, एक ही बात है। तो
मैं लिखने वाला हूं S2P माइनस S1P, और दोनों कैसी रहनी चाहिए? ऑप्टिकल। अब H2P तो H2P है, उसमें कुछ ऑप्टिकल कर नहीं सकते क्योंकि यहां कोई मीडियम है क्या? नहीं, इट इज सिंपली S2P। हाउ विल यू राइट दिस? S1P। तो कितनी लंबाई अभी भी वैक्यूम में ट्रेवल हो रही है? जो S1P लेंथ है माइनस टी, किस में ट्रेवल हो रही है? S1P माइनस टी, ये पार्ट अब भी किस में ट्रेवल हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है कि नहीं? तो ये तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू S1P माइनस टी हो गया। और कितना ट्रेवल हो रहा है स्लैब के अंदर? टी। पर उसे टी लिखोगे या म्यू टी लिखोगे? म्यू टी, है ना, कन्वर्ट करके, प्लस म्यू टी। अच्छी बात। तो ये जो डेल्टा एक्स आ गया मेरे पास पॉइंट पी पे, वो कितना आ गया? S2P माइनस S1P, ठीक है, और प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सही बात। तो यू आर हैविंग दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो आई थिंक आप लोग ये पार्ट समझ पा रहे हैं कि फाइनली हम कहां पहुंच गए। फाइनली हम पहुंच गए हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ डिफरेंस, दैट इज S2P माइनस S1P, जो पहले भी था, पर इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया किसका? म्यू माइनस 1 इंटू टी का। अब S2P माइनस S1P ज्योमेट्रिकली ये किसके इक्वल निकल के आएगा? इट विल बी इक्वल टू योर d sin theta, d tan theta, डिपेंडिंग ऑन द assumptions we are following. दिस इज थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस अपनी d है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है। तो मैं दोनों assumptions ट्रू मान लूं, है ना? वो आप लोग चेक कर ही लेना डी की वैल्यू से। तो मैं फिलहाल दोनों assumption ट्रू मान रहा हूं। तो ये जो टर्म है ये अपन निकाल चुके हैं स्टैंडर्ड YDSE में, इसे मैं d tan थीटा लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट आई अराइव्ड एट दिस d tan थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये जो म्यू माइनस 1 इंटू टू, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। दिस इज एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करता था। ये किस वजह से आया है? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लैब, इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्लैब। तो जरा ये पार्ट देखो, पहले सिर्फ S1P ट्रैवल कर रहा था, पर S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी ट्रैवल कर रहा है, यानी उसने इफेक्टिव ये वाली लेंथ बढ़ा दी। बढ़ा दी कि नहीं? ये तो अब भी उतनी ही है। तो मुझे बताओ सेंट्रल ब्राइट किधर जाएगा? सेंट्रल ब्राइट होता है जहां पे ये ओवरऑल पाथ डिफरेंस क्या आ जाए? जीरो। मतलब ये S2P माइनस ये वाला टर्म मिलके जीरो हो जाए। डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो करस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल ब्राइट। पहले सेंट्रल ब्राइट कहां आया करता था? O पे, क्योंकि S1P और S2P क्या आते थे? जीरो। चलो आप O को ही जोड़ दो, S1O और S2O। इसमें बड़ा कौन रहेगा? S1O, क्योंकि यहां एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना। यस, तो S1O बड़ा रहेगा S2O से। तो सेंटर ब्राइट कहां मिलेगा सच में? अब यहां तो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा ऊपर मिलेगा ना, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो S2 वाला डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये तो ऑलरेडी किसकी वजह से बढ़ रहा है? स्लैब की वजह से। समझ पा रहे हैं? तो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्लैब, माई सेंट्रल ब्राइट विल शिफ्ट किधर? टूवर्ड्स द स्लैब। जिस साइड स्लैब इंट्रोड्यूस किया है आपने, स्लैब S1 पे इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरा सेंट्रल ब्राइट भी S1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कितने से शिफ्ट हो रहा है वो निकाल सकते हैं अपन। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो फिलहाल अपन यहां तक पहुंच गए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब यहां पे आप ये बात लिख लो, लिखिए, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब, central maxima shift, central maxima shifts कैसे लिखें इसे अपन? ऐसे लिख सकते हैं, टुवर्ड्स का मतलब ये मत समझना कि इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट तो स्क्रीन पर ही होगा, है ना? अब मतलब समझ पा रहे हैं ना?
ठीक है, तो लिख लीजिए शिफ्ट्स इन डायरेक्शन of the slit in front of which slab is introduced. In front of which slab is introduced. तो कई बार तो वो आपसे कोई कैलकुलेशन ही नहीं पूछता है, वो सिंपली क्या करेगा, दे देगा एक स्टैंडर्ड वाईडी ऐसी है, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और अब आपने एक स्लिट के सामने स्लैब रख दिया, तो बताओ फ्रिंज पैटर्न के साथ क्या होगा। चार ऑप्शन दे देगा कि द ओवरऑल फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट in the direction of introduction of slab or will shift away, fringe width will change, will not change, like that option दे देगा आपको, ठीक है। फ्रिंज विड्थ की अभी बात करते हैं, फिलहाल अपन ये शिफ्टिंग तो समझ में आ रही है, अब कितने से शिफ्ट हो रही है ये निकालना, अमाउंट ऑफ शिफ्ट, ठीक है, लेट अस फाइंड इट आउट। तो इसके लिए मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। तो बिल्कुल टफ नहीं है, करने का तरीका वही है अब भी, ठीक है। So, let us find shift in fringe pattern. अब जितने से सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट करेगा सारी फ्रिंज उसी से शिफ्ट करने वाली है, ठीक है। और इसे आप क्या भी बोल सकते हैं, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों टाइप से पूछ सकता है वो आपसे। सो क्या आएगा, वी नो एस delta x is equal to 0 for central maxima. सेंट्रल मैक्सिमा वही मैक्सिमा है जिसपे n 0 है, n 0 है मतलब लैम्डा कुछ भी बना रहा है, डेल्टा x 0 आना चाहिए, तो जरा पुट कर देते डेल्टा x को अपन 0। सो क्या आ जाएगा अपने पास, d tan थीटा, d tan थीटा is equal to mu minus 1 into t. So tan of theta is equal to म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी। एंगुलर शिफ्ट इतनी आ रही है, दिस इज एंगुलर शिफ्ट है ना, टेन इनवर्स म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी। लीनियर शिफ्ट के लिए टेन थीटा को क्या लिख दोगे आप, वाई बाई डी, वेयर वाई इज द शिफ्ट, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी। सो व्हाट इज द शिफ्ट यू आर हैविंग, शिफ्ट विच इज वाई, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी capital D by small d. Yes, so this is the shift, इसे याद रखिए, ठीक है, एज ए फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछते हैं शिफ्ट बताओ। तो क्या ये शिफ्ट लैम्डा पे डिपेंड कर रही है ना, आप लाइट कुछ भी यूज कर लो, शिफ्ट इतनी आने वाली है, कितनी, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। सी फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज आएगा क्या, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यस। या फिर यहां भी आप फ्रिंज विड्थ निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि अब सेंटर ऑफ स्क्रीन इज नॉट द सेंट्रल ब्राइट, नाउ दिस इज द सेंट्रल ब्राइट, अब यहां से करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दे विल बी इक्वी स्पेस्ड ओनली, ओके। सो यहां पे जो फ्रिंज विड्थ निकल के आएगी इज स्टिल द सेम, फ्रिंज विड्थ is still the same, which is lambda capital D by small d. So what has happened, the entire fringe pattern has shifted, fringes shrink नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि lambda चेंज नहीं हुआ। अच्छा, fringes shrink कब हुए थे, जब हमने entire YDSE सेटअप किसमें पुट कर दिया था, एक डिफरेंट मीडियम में, क्योंकि फिर वहां पे क्या ही चेंज हो गया था, आपका lambda चेंज हो गया था, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ इट। तो यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है वो अब भी इतनी है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेंट्रल ब्राइट है वो शिफ्ट हो गया है, तो अब सेंट्रल ब्राइट ओ पर ना होके कहीं ओ डैश पर पहुंच गया है, और जिसमें शिफ्ट आपके सामने लिखी हुई है कितनी। अच्छा, अगर ये स्लैब मैंने यहां इंट्रोड्यूस किया होता, ठीक है, इफ आई इंट्रोड्यूस द स्लैब हियर, तो क्या होगा, शिफ्ट नीचे की तरफ होगी। अगर मैंने एक ही जैसे स्लैब दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर दिए, सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम थिकनेस के, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, आपका सेंट्रल ब्राइट वापस से वहीं आ जाएगा जहां पहले हुआ करता था। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर कुछ याद रखना है तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम एंड द शिफ्ट इन द सेंट्रल ब्राइट इज म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसे आप फ्रिंज विड्थ के टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को आप क्या लिख सकते हैं, बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा।
So you may write your formula as mu minus 1 into T beta divided by lambda. That also works. Okay. Let's solve a question here. लिखिए. अच्छा, एक और बात. अगर अगर आपका ये एंटायर सेटअप, मान लो मैंने स्लैब वगैरह यहां रख दिया और एंटायर सेटअप को किसमें पुट कर दिया, अब एक मान लो किसी लिक्विड में पुट कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे जो म्यू है उसकी जगह कौन सा टर्म आ जाएगा? म्यू रिलेटिव. ठीक है. Instead of mu, you will have your mu relative. And what is mu relative? You already understand, mu of slab divided by mu of surrounding. Okay. But in that case, what will also change? Fringe width will also change. It will become lambda d by mu d, where mu will be the refractive index of that liquid medium. Okay. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं. In a YDSE, small d is equal to 1 millimeter, capital D 1 meter. Now two slabs of thickness T1 is equal to 1 micrometer, and refractive index equal to 3. ये पहला स्लैब है. ठीक है. एंड T2 is equal to 0.5 micrometer, refractive index 2 are introduced in front of upper and lower slabs respectively. Find shift in fringe pattern. Solve. ओके. सो यहां पे क्या कर रहा है, दोनों साइड उसने कुछ स्लिट्स इंट्रोड्यूस करके रखे हुए हैं. तो सुपरपोजिशन मेथड यूज कर लीजिएगा. ये आपका स्लैब नंबर 1 है, स्लैब 1. दिस इज स्लैब 2. इसकी इंफॉर्मेशन है, थिकनेस कितनी है 1 माइक्रोमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3. इसकी थिकनेस है 0.5 माइक्रोमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. बाकी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है. स्मॉल डी 1 mm, कैपिटल डी 1 मीटर. हमसे पूछ रहा है शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न. ठीक है. तो आप क्या करोगे, यू नो इट कि ये आएगी शिफ्ट ड्यू टू स्लैब 2 और ये आएगी शिफ्ट ड्यू टू स्लैब 1. तो दोनों शिफ्ट निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. तो शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट स्लैब, इट विल बी, फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी.
और यहाँ μ1 T1 हो जाएगा और शिफ्ट टू μ2 -1 T2 डी बाई डी कॉमन है, तो नंबर्स पुट कर लीजिए। μ1 कितना है अपने पास 3 -1 इंटू T1 कितना है 1 माइक्रोमीटर, कैपिटल D 1 10 to the power -3, so it comes 2 into 10 to the power -3 meter in 2 mm, and here it will be 2 minus 1, thickness is 0.5, 10 to the power -6, capital D 1, small d 1 mm, so here it comes out to be 0.5 into 10 to the power -3 meter, or you write 2 mm and 0.5 mm. So आप देख सकते हैं 2 mm ऊपर की तरफ, 0.5 mm नीचे की तरफ, तो जो नेट शिफ्ट आएगी, नेट शिफ्ट वो आएगी इन दोनों का डिफरेंस, शिफ्ट 1, सो 2 minus 0.5 1.5, ठीक है, टूवर्ड्स S1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे हमने कैसे सॉल्व किया है इसे, ऑलराइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो वेरिएशंस इन वाईडीआईसी और हैं उन्हें हम आखिरी में एक लेक्चर में आपको बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे होंगे हम एंड डिफरेंट वेरिएशंस जो एडवांस पूछता है। फिलहाल we'll move on to the next point, ठीक है, first we'll finish this chapter, then in the end I'll take lecture on advanced questions, okay। ऐसा नहीं है कि अभी जो आपने पूछा उसमें से एडवांस कुछ नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, थोड़े बहुत और चेंजेस किए जा सकते हैं, दैट आई विल टॉक। वेल, तो चलिए अगला पॉइंट आएगा अपना इंटरफेरेंस ड्यू टू ए थिन फिल्म, ठीक है, तो इसके बाद अपन अगले पार्ट में करते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, और फिर हमें पढ़ना है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, एंड देन we'll move to diffraction and polarization, so that will formally end the chapter, okay, so let's see it in the next part, thank you।